बिना रुके पागलों की तरह राक्षसी जीवों का सफाया करता जा रहा था। उसने अपनी रूहानी सेना को भी बुलाया, लेकिन उनसे किसी को मरवाया नहीं, बस घायल करवाया। उसका मकसद था कि हर राक्षसी जीव से कॉर्ड सिक्का ले। हयातो और रागनार जितना ज्यादा मारेंगे, उन्हें उतना ज्यादा फायदा होगा। 4 महीने ऐसे ही बीत गए। इस दौरान ध्रुव मूलवीर के दूसरे लेवल से चौथे लेवल तक पहुंच गया। लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि अगले लेवल के लिए जरूरी एक्सपी पॉइंट्स इतने ज्यादा थे कि गिनते गिनते वह थक गया। अब हर एक लेवल बढ़ाना पत्थर तोड़ने जैसा हो गया था। कॉर्ड शॉप खोलो। ध्रुव का चेहरा थका थका सा था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक नाच रही थी। होठों पर दबी दबी एक शैतानी मुस्कान तैरने लगी ही। आखिरकार मेरे पास पूरे सिक्के इकट्ठा हो ही गए। क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी। ध्रुव ने बिना झिझक के कहा, हाँ। रागनार के लिए शैडो फेंक तलवार शायद सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं थी, पर ध्रुव के लिए यही काफी था। उसे बिना दिमाग लगाए बस हमला करना था, न रणनीति न ज्यादा सोच विचार। बस बैठे बैठाए आराम से फल खाना था। खरीदारी सफल रही और अगले ही पल रागनार के हाथ में शैडो फेंक तलवार आ गई। साथ ही उसके आंकड़े भी बदल गए। वस्तु शैडो फेंक तलवार साधारण नुकसान 600 घातक नुकसान 500% तकनीक नुकसान 800%। हाँ हाँ। ध्रुव की आंखों में पागलपन सा उत्साह था। उसने पास खड़े हयातों को देखा और बोला, अब तेरा नंबर है। आधे मिनट बाद हयातों के हाथ में भी वैसी ही शैडो फेंक तलवार थी। अब 2 दिव्य अवतार, 2 शैडो फेंक तलवार, और यह तो महज शुरुआत थी। ध्रुव बोला, अब जाओ और पागलों की तरह मारकाट मचा दो। हयातों ने तलवार हवा में लहराई और राक्षसी जीवों की भीड़ में कूद पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार में 500% नुकसान हो रहा था। हर झटके में तूफानी ताकत थी। दूर खड़ा ध्रुव कॉर्ड शॉप की सामान सूची को देखते हुए बुदबुदाए आकाश में भी इन अस्त्रों को इस्तेमाल कर पाता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। यह अवतार शॉप थी, वह सिर्फ नियंत्रण कर सकता था। इस्तेमाल नहीं जारी रखो, वो चिल्लाया। जिस दिन मैं वापस जाऊंगा, वही दिन सर्गेश्वर का अंतिम दिन होगा। अपनी कब्र खुद ही खोद ले बुड्ढे, मैं आ रहा हूं। मैं तुझे तोड़कर रख दूंगा। ध्रुव दिन रात शिकार करता रहा। चाहे रागनार और हया तो साथ हो या ना हो, वह एक पल भी नहीं रुका। उसकी शक्ति, उसकी गति, उसकी तकनीकें, सब कुछ और निखर रहा था। सर्गेश्वर बहुत ताकतवर था। ध्रुव उससे एक बार हार चुका था, पर अब वह दोबारा नहीं हारेगा। वो हार ही नहीं सकता। बाहरी दुनिया में जब से ध्रुव लापता हुआ, सप्तचक्र महाविद्यालय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। पश्चिमी अंधकार लोक के लिए यह एक सुनहरा मौका था। इसी मौके का फायदा उठाकर चंद्रनेत्र ने अमृतद्वीप पर पूरी ताकत से चढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि अमर महल ने कई वरिष्ठ हेलों को महाविद्यालय की रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन राक्षसी सेना के सामने वह भी बेबस थे। अमृतद्वीप के लिए सबसे बड़ा झटका पहले डीमन स्लेयर की मौत थी। जब रक्षक ही ना रहे तो भरोसा किस पर करें? अमर महल के सभा हॉल में महाराज एक एल्डर बोला, केवल 4 महीनों में राक्षसी सेनाएं अमृत द्वीप की ओर 6 लाख मील आगे बढ़ चुकी हैं। अगर यही हाल रहा तो 1 साल में अमृत द्वीप भी अंधकार लोक के अधीन होगा, और इसका कारण है वो धूर्तार्यन। अगर वो ना होता तो सप्तचक्र महाविद्यालय का ऐसा हाल ना होता। चंद्र नेत्र की हिम्मत नहीं होती हमला करने की। हाँ, सही कहा। दूसरा एल्डर गुस्से में बोला, यह सब उसी की वजह से हुआ। महाराज, अब सप्तचक्र महाविद्यालय पूरी तरह बिखर चुका है। और वो एल्डर रुका शब्द उसके गले में ही अटक गए। सर्गेश्वर ने तीखी नजर से देखा, और क्या? एल्डर अटकते हुए बोला, लोगों में कुछ अफवाहें फैल रही हैं। कह रहे हैं कि अमर महल को सप्तचक्र महाविद्यालय में दखल नहीं देना चाहिए था। कुछ तो यह भी कहते हैं ध्रुव को बाहर निकालना गलती थी, उसे ही नेतृत्व देना चाहिए था। बकवास। सर्गेश्वर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चाहे सप्तचक्र महाविद्यालय मिट जाए, मैं उसे ध्रुव के हाथों में नहीं जाने दूंगा। वह सप्तचक्र महाविद्यालय को अपने कब्जे में रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि महाविद्यालय के ठीक ऊपर अमर महल था। इसके अलावा वहां सप्तचक्र पर्वत की रहस्यमयी ऊर्जा थी। सर्गेश्वर उस ऊर्जा पर कब्जा करना चाहता था। सभा हॉल में एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर सर्गेश्वर ने ठंडी आवाज में कहा, जब राक्षसी सेनाएं हमला करें, हम सीधे टकराव से बचेंगे। रक्षात्मक पंक्ति को सिकुड़ो और नक्षत्र नगर की रक्षा को प्राथमिकता।
दो साथ ही अमृत द्वीप के हर कोने से ज्यादा स्वर्णवीर और मूलवीर योद्धाओं को भर्ती करो। जब तक हम एकजुट रहेंगे, यह महाप्रलय भी झेल जाएंगे। आज्ञा अब सभी जाओ एल्डर जैसी। बोले और बाहर चले गए। सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 हॉल और सैकड़ों प्रमुख शिष्य एक झटके में खत्म हो गए। यह खबर पूरे अमृत द्वीप में आग की तरह फैल गई। हर तरफ हलचल थी, जैसे तूफान आने वाला हो। नक्षत्र नगर में भी सत्ता करवट ले रही थी। स्वर्गसार कुल का व्यापारी राज अब खत्म हो गया। रुद्रसेन और उनके साथियों ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया था। अब वो प्राचीन शक्तिशाली कुल, जो अमृत द्वीप पर राज करने का सपना लेकर आया था, खाक में मिल चुका था। अब पूरे महाद्वीप की आर्थिक धड़कनों की लगाम शिवगिरी संघ के हाथों में थी। और सबसे जरूरी बात यह थी, हर एक योद्धा जो इस महाद्वीप की मिट्टी से जुड़ा था, ध्रुव के प्रति आभार से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी बनाई दक्षिणी शौर्य पिल उनकी किस्मत बदल चुकी थी। आज की तारीख में अगर मेघना सिर्फ एक आदेश देती, तो दर्जनों नहीं, लाखों योद्धा उसके पीछे खड़े हो जाते। वह यही कर रही थी। बीते महीनों से उसका उद्देश्य था, पूरे अमृतद्वीप के योद्धा ध्रुव के प्रति वफादार हो, और जब वह लौटे तो एक सम्राट की तरह लौटे। ठंडी रात के तारों भरे आसमान को देखते हुए मेघना ने धीरे से कहा, ध्रुव, मैं सब कुछ करूंगी, तुम्हारे लिए तुम्हें फिर से कोई चोट ना पहुंचा सके, ऐसी ताकत बनाऊंगी। मेघना के अलावा और भी लोग बदल रहे थे। हेस्पिरा की शक्ति तेज हो रही थी। ओझा का इरादा और मजबूत रीवा की अग्निपंथ शक्ति और गौरान की अभेद्य ताकत, सबकी शक्तियां पागलों की तरह बढ़ रही थीं। एक साल बाद मृत्यु क्षेत्र में ध्रुव का हाल बेहाल था। कपड़े फटे हुए, चेहरा कालिक से सना, बाल बिखरे और दाढ़ी नुकीली, वो किसी भिखारी जैसा लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसने धीमे से हंसते हुए कहा, हे तीसरी, शैडोफ, तलवार तैयार है। हयातो रागनार, यह तलवार तुम्हें आसमान तक ले जाएगी। एक साल में वह बस 3 तलवारें ही खरीद पाया था। रास्ता बहुत मुश्किल था। इस एक साल में वह सिर्फ 5 लेवल ही बढ़ा सका था। अब वह 5वें लेवल का मूलवीर था। लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ रहा था, वैसे ही राक्षसी जीवों से मिलने वाली एक्सपी कम होती जा रही थी। लेकिन हयातो और रागनार की शक्तियां जबरदस्त बढ़ी थीं। रागनार अब 6ठे लेवल पर था और हयातो 5वें पर। उनकी मौजूदगी का समय भी बढ़ गया था। अब वह 20 मिनट तक लड़ सकते थे। जारी रखो ध्रुव, फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। 5वें लेवल का मूल वीर होना सर्गेश्वर को हराने के लिए काफी नहीं था। फिर एक साल बीत गया। ध्रुव अब 9वें लेवल का मूलवीर बन चुका था और अब तक वह 5 शैडो फेंक तलवें खरीद चुका था। और एक साल गुजरा। अब उसके एक्सपी पॉइंट्स 3.8 अरब से ऊपर पहुंच चुके थे। परंतु चूंकि ध्रुव अब तक 7वीं श्रेणी की रूट से नहीं जुड़ा था, इसलिए वह मूलवीर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन उसके दोनों अवतारों की 6 शैडो फेंक तलवारें पूरी हो चुकी थीं। आयामी चाल, ध्रुव ने कहा, और उसका शरीर पानी की तरह झिलमिलाकर कई मील दूर जा पहुंचा। जैसे ही तकनीक का ठहराव वक्त बीता, उसने फिर आयामी चाल का उपयोग किया। वो इस पूरे समय मृत्यु क्षेत्र के कोने कोने में राक्षसी जीवों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। कुछ दिन बाद ध्रुव ने एक विशाल समुद्र के बीचों बीच स्थित एक अजीब से द्वीप पर पहुंचा। कौन है जिसने मेरे मृत्यु द्वीप में घुसपैठ की है? एक प्रचंड गड़गड़ाहट के साथ आवाज गूंजी और पूरा द्वीप जैसे कांप उठा। शक्तियों की लहरें चारों ओर फैलने लगी और उनकी रोशनी में जमीन के हर एक इंच पर अजीब से चिन्ह उभरने लगे। पूरा द्वीप मानो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ हो। ध्रुव की नसें तन गईं। शायद यहाँ कोई सील है। तभी द्वीप के बीच से वही डरावनी आवाज, फिर आइसिंग वंश का खून, तुम लोग अभी जिंदा हो। हाँ हाँ, 30 लाख, 90,000 साल तक मैंने इंतजार किया। आज तुम्हारे खून से मैं खुद को आजाद करूंगा। आवाज ऐसी थी जैसे बिजली गिरी हो। इसके साथ ही एक जबरदस्त शक्ति ध्रुव की तरफ बढ़ी। ध्रुव ने इधर उधर देखा, पर आवाज का स्रोत नहीं दिखा। उसने पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज, यह क्या है? रुद्रदेव ने जवाब दिया, द्वीप के बीच में एक घाटी है, वहां बहुत प्रबल ऊर्जा है। समझ गया। ध्रुव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने ऊपर से आती उस भयानक शक्ति को देखा और कहा, मुझे मारना चाहता है? तुझे लगता है तू इतना काबिल है? आयामी रिफ्ट। और वो अगले ही पल वहां से गायब हो गया। उसी समय पूरा समुद्र उबलने लगा। सतह से सैकड़ों काले डरावने जीव उभरे। यह केकड़े जैसे थे, लेकिन बहुत भयानक और विशाल।
हर एक केकड़ा जैसे मौत का दूत हो। उनकी आंखें लाल थीं और उनके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। द्वीप के केंद्र की ओर चारों दिशाओं में वो केकड़े ऐसे बड़े मानो कोई शैतानी मकड़ी अपना जाल फैला रही हो। ध्रुव की आंखों के सामने पूरा आकाश इन केकड़ों से भर गया। उसने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और एक तीखा वार किया। झटका इतना भारी था कि उसका हाथ सुन्न हो गया, लेकिन केकड़ों के खोल पर एक खरोच तक नहीं आई। ध्रुव की भौहें सिकुड़ गईं। यह तो हद से ज्यादा मजबूत है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक खुल जा। उसकी देह से 128 गुना शक्ति भड़क उठी। ड्रैगन स्लेयर से वह पागलों की तरह वार करने लगा। हर वार में उसकी पूरी ताक समाई थी, मगर नतीजा वही था। वो बस केकड़ों को थोड़ा पीछे धकेल पा रहा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। यह साले आखिर बने किस मिट्टी के हैं? पूर्वज रुद्रदेव ने चेतावनी दी। तू ऐसे लड़ता रहा तो ये तुझे घेर कर मार डालेंगे। तुझे असली दुश्मन को ढूंढना होगा। ध्रुव को भी समझ आ गया था। असली दुश्मन मतलब यह सब किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। आयामी रिफ्ट। एक पल में वो केकड़ों के घेरे से निकलकर घाटी में आ गया। वही घाटी जिसकी बात पूर्वज रुद्रदेव ने कही थी, पर वहां कुछ भी नहीं था। ध्रुव का चेहरा सुन्ना हो गया। यह क्या हुआ? पूर्वज, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी? इसमें कोई शक नहीं कि यह मृत्यु क्षेत्र का असली किंग था, और अगर यह किंग था तो उसके शरीर से सुनहरी आभा निकलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई एचपी पट्टी तक नहीं। मैं इसे मारूंगा। कैसे? पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा। ऊर्जा यहीं से आ रही है। इसका मतलब वो यहीं कहीं छिपा है। आकाश में काले केकड़े फिर से लहराए। अब उनकी संख्या और अधिक थी, इतनी अधिक कि आकाश अब दिखता ही नहीं था। वह सब एक ही दिशा में देख रहे थे, ध्रुव की ओर, मगर वह रुके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। कहाँ है वो? कहाँ छिपा है? ध्रुव भी उस तेज और भयानक ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुख्य दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं था। तभी एक भयानक चीख गूंजी। अब मरने के लिए तैयार हो जा। लड़के और उसी के साथ आसमान को ढकते सभी केकड़े अपने धारदार पंजों के साथ ध्रुव की ओर झपट पड़े। ध्रुव के पास ना तो बचने का वक्त था और न जगह। ऊपर से उसकी आयामी रिफ्ट तकनीक ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी थी, और अब उसमें 10 मिनट से ज्यादा का समय लग चुका था। उसे अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धत्तेरी, ध्रुव का दिल जोर से धड़क उठा। हालात बेहद खतरनाक हो चले थे। अगर यह हमला पड़ा तो उसका शरीर छलनी हो जाएगा। लेकिन तभी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। गॉड बॉडी, उसने जोर से कहा, और उसी पल उसकी पूरी काया स्वर्णिम हो उठी। यह एक अनोखी तकनीक थी जो उसे सिस्टम से इनाम में मिली। एक बार सक्रिय होते ही वह कुछ पलों के लिए अमर हो जाता। कोई भी हमला उसे छू भी नहीं सकता था। हजारों केकड़े ध्रुव पर बरसे और देखते ही देखते सारी घाटी खंडहर में बदल गई। ऐसे हमले को कौन झेल सकता था? कोई भी नहीं। हा हा, वो आवाज जोरों से हंसने लगी। अहंकार और पागलपन से भरी हुई। कृष्णकांत शौर्य, तूने यह सोचा भी नहीं होगा, है ना? आज मैं तेरे ही वंशज के खून से अपनी सील तोड़ूंगा। मैं इस मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकलूंगा और तेरे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। हाँ, लेकिन जब वह आवाज अपनी जीत की खुशी में चिल्ला रही थी, ध्रुव धूल और धुएं के भीतर उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहा था, और पूर्वज रुद्रदेव भी दोनों उसे खोज रहे थे। अचानक ध्रुव की आंखें चौंधियां उठीं। जमीन के नीचे पूर्वज रुद्रदेव की आवाज भी गूंजी। हाँ, ठीक, हमारे पैरों के नीचे एक विशाल सील है। वह यहीं है। आओ आओ। शौर्य दल का खून। वो रहस्यमय आवाज उत्तेजित होकर गूंजने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर वह ठिठक गई। ना खून की गंध मिली, ना ही ध्रुव की कोई आभा। जैसे वह वहां से गायब हो गया हो। यह क्या हुआ? ऐसे हमले को कोई नहीं रोक सकता। उसकी उलझन अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक भयानक गड़गड़ाहट से घाटी थर्रा उठी, और अगले ही पल आसमान अंधेरे में डूब गया। जंजीरों से बंधा एक विशाल गधा आकाश से गिरा और पूरी घाटी पर टूट पड़ा। धरती राक्षस बाहर निकल, दानुज राक्षस गुर्राया। हाँ, ध्रुव ने दानुज राक्षस को बाहर बुला लिया था। उसके शरीर से निकलती गुरुत्वीय लपटों ने आसपास की हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। जिस जगह उसका जंजीरी गधा गिरा, वहां की चट्टानें बिखर गई। पहाड़ धूमिल हो गए। पूरा द्वीप जैसे गिरने ही वाला हो, और तभी द्वीप के केंद्र से एक तेज सफेद रोशनी बाहर निकली। ध्रुव मुस्कुराया। तो तू यहाँ था?
जमीन के नीचे छिपकर बैठा है। दानुज निकाल बाहर इसे। दानुज राक्षस ने भारी आवाज में दहाड़ा समझ गया। इसके बाद उसने अपने जंजीरी गदा से जमीन पर बार बार हमला किया। दरारें और चौड़ी होती गईं। पत्थर हवा में उड़ने लगे, जैसे वहां का गुरुत्व ही गायब हो गया हो। वो केकड़े भी गुरुत्व लपटों के सामने टिक ना सके, झलकर खाक हो गए। उसी वक्त ठंडर राक्षस जोश में बोल उठा, मुझे भी बाहर बुलाए, मेरी 2 सीव जंजीरें टूट चुकी हैं। फिर द्वीप का केंद्र पूरी तरह फट गया और एक तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई उठी। पूरे मृत्यु द्वीप की जमीन कांप रही थी। धरती राक्षस वाक्य में बहुत शक्तिशाली था। वो चट्टानों और धरती को अपनी मर्जी से हिला सकता था, लेकिन सामने मौजूद दानुज राक्षस और भी खतरनाक था। उसके पास गुरुत्वाकर्षण की शक्ति थी, जिससे वह धरती के नियमों को तोड़ सकता था। उसकी शक्ति धरती को जकड़ सकती थी। पल भर में पूरी घाटी 2 हिस्सों में बंध गई। एक पुरानी सील के ऊपर एक छोटे कद का राक्षस खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। उसने सामने खड़े विशाल काय दानुज को घूरते हुए गुर्राया। दानुज, तू कब से शौर्य वंश के तलवे चाटने लगा? शर्म तो बेच खाई। तूने हम राक्षसों को दबाने वाले शौर्य वंशियों की गुलामी कर रहा है। तू धिक्कार है। दानुज। राक्षस की आवाज ठंडी पर भारी थी। धरती राक्षस, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं, कृष्णकांत। शौर्य ने हमें दोबारा जीने का मौका दिया था। अगर तूने उसे ठुकराया तो फिर पछताने का वक्त भी नहीं बचेगा। लेकिन दानुज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धरती राक्षस चिल्ला पड़ा, वो कृष्णकांत शौर्य कौन होता है, मेरी किस्मत तय करने वाला? मैं उसका गुलाम नहीं। और तू दानुज, तुझे लगता है तू मुझे रोक लेगा? जैसे ही मैं इस लड़के का खून निगल लूंगा, मेरी पुरानी शक्ति फिर से जाग उठेगी। तब आकाश भी मेरी दृष्टि से छिप नहीं पाएगा। आहा! उसकी जोरदार चीख से चट्टानें उखड़ गई। उसकी आंखें पथरीली और काली हो गईं। वो पागलपन की हालत में पहुंच गया। ध्रुव ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने चीखते हुए कहा, दानुज। संभल के साथ ही ध्रुव की नसों में भी उबाल आ गया। उसके भीतर का खून जल उठा। सुपर सोल मोर, दूसरा लेवल। दूसरे लेवल की सुपर सोल मोर शक्ति जाग गई। ध्रुव के बाल सुनहरे होकर आकाश की ओर लहराने लगे। ऊर्जा की ज्वाला उसके चारों ओर धक उठी। उसने अपनी हथेली से जलते ड्रैगन लंस को थामा। अगर मेरे पूर्वज तुझे एक बार दबा चुके हैं, तो मैं भी दोबारा तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। अग्नि फूंकार, एक विकराल शक्ति उसके भीतर से उभरी। ड्रैगन लंस जैसे आग की लपटों में नहाया। कोई प्राचीन नाग हो, गर्जना करता हुआ धरती राक्षस पर टूट पड़ा। चरैक, धरती राक्षस का पत्थरों से बना कवच चकनाचूर हो गया। लांस उसके सीने को भेद गया। उसके ऊपर लाल रंग में चमकता एक अंग को भरा, लेकिन वह एक ही बार में मरा नहीं। धरती राक्षस गुस्से में चिल्लाया, तू एक मामूली मूल वीर मेरे सामने अकड़ रहा है। अब देख मैं तुझे क्या दिखाता हूँ। रोशनीहीन धरती धरती धमाका। अब तू मेरे पास खुद चलकर आया है। हा हा। पूरे मृत्यु क्षेत्र की जमीन कांपने लगी। आसमान में बिजलियां कड़क उठी। उसी समय जमीन खुद ध्रुव को निगलने को लपकने लगी। दानुज राक्षस ने चिल्लाकर कहा, मास्टर संभल के। धरती राक्षस, तू पागल हो गया है क्या? धरती राक्षस की हंसी पागलपन में डूबी हुई थी। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। लाखों साल के लिए मुझे यहाँ सील कर दिया गया। अब जब मैं आजाद होने वाला हूँ, तो शौर्य वंश का यह कीड़ा मुझे दोबारा कैद करने आया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अब किसी की नहीं सुन रहा था। ध्रुव ने भें तान ली। तेरे जैसे पागल को मैं क्या ही सफाई दूं। अब तुझे मैं असली काबिलियत दिखाऊंगा। उसने ड्रैगन लंस को वापस रख दिया। अब उसके हाथ में थी स्वर्ग विच्छेद कुल्हाड़ी। धरती के उसे निगलने से पहले अगर वह उस पागल राक्षस को खत्म कर पाए तो सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन धरती राक्षस तो अब पागलपन की हदें पार कर चुका था। मर जाओ। उसने जमीन को और ज्यादा हिलाया। ध्रुव ने एक झटके में कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर पर निशाना साधा। गर्दन हरण क्रैक झटका इतना तेज था कि धरती राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। पर फिर भी वह हंसा। तू मुझे मार नहीं सकता लड़के। मेरी रक्षा शक्ति तेरे जैसे कचरे के लिए अजय है। हाँ, और कृष्णकांत, शौर्य, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तेरी बनाई हुई सील तोड़ दूंगा। ठीक उसी वक्त ध्रुव के होठों पर एक हल्की टेढ़ी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में एक सर ठंडापन था। उसने धीमे से कहा, चल, अब असली खेल शुरू होता है। पहले 2 बार बस भूमिका थे, असली हमला वह अब करने वाला था।
ध्रुव के चेहरे पर मौत जैसी मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज में गूंजती, 18 स्तरीय नर्क द्वार खोल दो। आज एक और राक्षस आ रहा है। फलक तलवार, इसका पिछवाड़ा चीर दो। आसमान फट गया। ऊपर से एक दिव्य सुनहरी रोशनी गिरी। फलक शक्ति से भरी हुई और उसके साथ आई एक विशाल तलवार जो सब कुछ चीरती चली गई। चाहे तेरी रक्षा दिव्य हो, चाहे तू कोई प्राचीन राक्षस हो, इस महान फलक तलवार के आगे तू महज एक कचरा है, बस मिट्टी में मिल जाने लायक एक अस्तित्व। धरती राक्षस ने ऊपर देखा। उसकी पुतलियां फैल गई। एक सवाल दिमाग में आया, यह क्या है? और उसी पल मौत की सिहरन उसके मन को चीरने लगी। उसके होंठ फड़फड़ाए, खत्म, सब खत्म। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। यहाँ तक कि कृष्णकांत शौर्य ने भी मुझे नहीं मारा था। उसने कहा था, पुनर्जन्म का वक्त आएगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। ध्रुव की आंखों में हिकारत थी। अब्राहम की भीख मांग रहा है, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन चिंता मत कर, पुनर्जन्म तो मिलेगा, लेकिन मरने के बाद ही। हा हा, कृष्णकांत शौर्य, तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। धरती राक्षस चीखा। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वह फलक तलवार धरती राक्षस के सिर पर सीधा गिरी। तलवार की चोट इतनी गहरी थी कि उसके सिर से निकलता खून तक थम गया और उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी। धरती राक्षस पराजित। ध्रुव ने तुरंत कहा, अमर मूल्य सक्रिय करो। बधाई हो ध्रुव, तुमने धरती राक्षस को मारा है। तुम्हें 1 एक्सपी पॉइंट, एक अमर ऊर्जा पॉइंट और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें धरती राक्षस की ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो ध्रुव, तुम्हें रेत समाधि तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बधाई हो ध्रुव, तुम्हें रेतीला क्रिस्टल मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें रेतीली तलवार मिली है। बधाई हो ध्रुव। सिस्टम की आवाज लगातार आती रही, मानो विनाश का संगीत चल रहा हो। और फिर एक सूचना उभरी, बधाई हो ध्रुव, धरती राक्षस को 18 स्तरीय नर्क के तीसरे स्तर में भेज दिया गया है और उसे पूर्णवित किया जा रहा है। उसी वक्त धरती राक्षस जैसे किसी भयानक सपने से जागा। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। खुद को जिंदा देखकर वह चिल्लाया, हा हा, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। शौर्यवंश कितना भी ताकतवर हो, मैं उसकी बात पूरी होने से पहले दो विशाल आकृतियां उसके सामने आ खड़ी हुईं। एक था दानुज राक्षस और दूसरा था ठंडर राक्षस। यह जगह कहाँ है? धरती राक्षस ने कांपती आवाज में पूछा। दानुज राक्षस ने भारी आवाज में कहा, यह हमारे मास्टर की विशेष आयामिक जगह है। यह है 18 स्तरीय नर्क। जिस इंसान ने अभी तुझे मारा, उसी ने तुझे पुनर्जन्म भी दिया है। उसका नाम है ध्रुव। आज से वह तेरा मास्टर है, समझ गया? उसके शब्दों में गुस्सा और दबाव था। वजह साफ थी। कुछ देर पहले धरती राक्षस ने ध्रुव को मारने की कोशिश की थी। दानुज को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। ध्रुव ने एक तीखी सांस ली और कहा, दानुज, इसे नियम समझा दो। दानुज, राक्षस ने झट से जवाब दिया। समझ गया। धरती राक्षस एक पल को चौंका, फिर गंभीर होकर बोला, नियम वियम बाद में देख लेंगे। अभी सबसे जरूरी है कि जल्दी से यहाँ से भागा जाए। यह मृत्यु क्षेत्र टूटने वाला है। इसे पहले कृष्णकांत शौर्य की सील ने दबा कर रखा था, लेकिन अब वो सील टूट गई है। अगर हमें जिंदा रहना है तो पहले यहाँ से निकलना होगा। नियम तो बाद में भी बनाए जा सकते हैं। मृत्यु क्षेत्र असल में एक खास आयामी जगह थी जिसे एक ताकतवर सील ने जकड़ रखा था। अब वह सील टूटने से यह जगह भी टूट रही थी। अगर ध्रुव और बाकी लोग जल्दी नहीं निकले तो वह शक्ति उन्हें निगल लेगी, जो अब इस पूरे क्षेत्र को खा रही थी। पूर्वज रुद्रदेव ने तुरंत चेताया, वो ठीक कह रहा है, तुरंत निकलना होगा। ध्रुव ने बिना वक्त गवाए धरती राक्षस से पूछा, बाहर जाने का सबसे नजदीकी रास्ता कौन सा है? धरती राक्षस बोला, बाहर का रास्ता आसमान है, पर सही जगह कौन सी है वह तो मैं भी नहीं जानता। बूढ़ा कृष्णकांत, नहीं, मेरा मतलब है मास्टर। कृष्णकांत शौर्य सच में कमाल के थे। पता नहीं कहाँ से उन्होंने इस जगह को ढूंढा और इसकी बेकाबू शक्ति को कैसे काबू किया। मैं आज तक नहीं समझ पाया। हाँ, यह बात तो थी। ध्रुव ने अब तक कृष्णकांत शौर्य की महानता के कई कारनामे देखे थे, लेकिन असली सवाल यह था कि उसे कैसे पता कि वह इस मृत्यु क्षेत्र में जरूर आएगा। क्या वो कोई महाज्योतिष विद्या जानता था? क्या वो लाखों साल आगे की घटनाओं का भी पूर्वानुमान लगा सकता